हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम लोग देखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। वैसे तो हम जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने खूब सारे टॉपिक पढ़े, जैसे कि पीएच पढ़ते हैं, एसिड लुईस एसिड बेस, लाउरी बाउंसेट एसिड बेस कंसेप्ट, बफर सोल्यूशन, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सपोज क्या है कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर हमने क्या ले लिया एक सोल्यूशन में। अब यहां पर ये सपोज यहां पर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब वाटर में कोई एक ऐसा सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज डाल रहे हैं, ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वाटर में ग्लूकोज जब हम ऐड कर रहे हैं, और यहां पर एक बात ध्यान रखनी होती है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी चेंज होगी, सॉल्युबिलिटी का पर इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। तो उसमें हम ऐसे करते हैं कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे सपोज हमने ग्लूकोज को वाटर में ऐड करा, ग्लूकोज को वाटर में ऐड करा, सपोज x ग्राम ऐड करा, और वो क्या हो गया, पानी में डिसॉल्व हो गया। अब हम क्या करते रहे कि ग्लूकोज को ले लिया, हमने ग्लूकोज ले लिया या चीनी ले ली, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते रहे, वो डिसॉल्व होती गई। एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसके बाद चीनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो अब क्या हो गया है, अब वहां पर उस चीनी का सॉल्यूशन जो है पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस in its concentration of any substance in its saturated solution at a given temperature, or you can say at a given temperature बोले, या ये कहें कि constant temperature पे। अगर कोई भी सब्सटेंस सपोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये कह सकते हो कि वो आयनों से मिलकर के नहीं बना है, जैसे कि ग्लूकोज था या सुक्रोज था या यूरिया था, तो क्या हुआ कि उसको हम डिसॉल्व करते रहे वाटर में, एक ऐसी स्टेज आई कि जब उसके बाद वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या हो गया है, वो उस सब्सटेंस का सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया है। तो कंसंट्रेशन of any substance in its saturated solution at a given temperature is known as its solubility। अब क्या है कि अब अगर मान लो हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो आयनों से मिलकर के बना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। अब NaCl को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो अब क्या बात चलती कि भाई NaCl की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, तो बिल्कुल सही बात है, NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो NaCl क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होता है कि जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड की या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो हम वो सॉल्युबिलिटी जो है वो उसके हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी तो हो गई concentration of any substance in its saturated solution at a given temperature is known as its solubility। और for an electrolyte, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, for an electrolyte
solubility of electrolyte is derived from its solubility product. What is solubility product? Solubility product is actually product of ionic concentrations at a given temperature in its saturated solution. तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि जैसे कि मान लो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ही अगर हम मान लो सपोज वाटर में ऐड कर रहे हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब वो उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन वाटर में क्या हो जाएगा, अब पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब वो डिसोल्यूशन जो है अब एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा। तो KSP अगर जैसे सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, KSP से करते हैं, तो KSP जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो अब हम उसको कहते हैं कि मतलब वही हो गया ना कि आयनिक प्रोडक्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, KSP के बराबर हो गया। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो अगर KSP से ज्यादा हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन अकर्स। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, आयनिक प्रोडक्ट है, अगर उसकी वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर KSP से कम है, अगर KSP से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP के बराबर होना चाहिए। और अगर KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से अभी ज्यादा बनी हुई है तब तक इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। अब जनरली क्या होता है कि जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि NaCl है, अब NaCl को क्या हम बोलते हैं कि वाटर में क्या है अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि NaCl का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर एक गिवन टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, वो क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होता रहता है, लेकिन फिर भी एक स्टेज पर तो सैचुरेटेड सोल्यूशन उसका बन ही जाता होगा। जब उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसके बाद NaCl को अगर तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो एज इट इज बैठ जाएगा, अब डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो हम अगर ऐसे कहें, कंसीडर a sparingly soluble salt, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैसा हो, बाइनरी सॉल्ट हो। बाइनरी का मतलब ये हो गया, बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि जो ऐसा सॉल्ट जो पानी में जाए तो दो आयनों में ब्रेक हो। या अगर हम बाइनरी ना भी लें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं,
केवल इतना ही बोला कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और वो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो क्या है, AX एंड BY। देखो अगर बहुत ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो उसके भी KSP की वैल्यू होती है, लेकिन उसकी KSP की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली क्या करते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अगर क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो सॉल्ट होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये हुआ कि वो पानी में जाएगा तो बहुत ही कम वो पानी में डिसॉल्व होगा। खैर अगर मान लो हमने ये ले लिया कि AXBY सॉलिड, ये पानी में गया और ये AXBY एक्वस हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि AXBY का कुछ पार्ट जो है, जब हम ब्रैकेट में एक्वस लिख लेते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ पार्ट जो है AXBY का वो पानी में क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। जनरली क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब देखो किसी भी सॉल्ट के लिए ये बोलना कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है या लेस सॉल्युबल है, या किसी भी सॉल्ट के लिए ये बोलना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब जैसे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका मतलब क्या होता है कि पानी में डिसॉल्व हो गया। सपोज हमने सॉल्वेंट के तौर पे क्या लिया है, वाटर लिया है। अब वो क्या हुआ, वाटर जो है, वाटर में वो जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो गया। अब डिसॉल्व होने के बाद भी वो बहुत कम ब्रेक हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब उस डिसॉल्व एसिटिक एसिड में भी बहुत कम एसिटिक एसिड जो है एसिटेट आयन और H आयन में ब्रेक हुआ। तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब सपोज हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं, तो HCl को क्या किया, HCl को जैसे ही हमने वाटर में डाला तो HCl जो पूरा HCl जो है H आयन और Cl आयन में ब्रेक हो गया। यानी कि जितना HCl वाला पार्ट पानी में डिसॉल्व हुआ वो उतना का उतना पूरा H आयन और Cl आयन में ब्रेक हुआ। तो अब जैसे अगर कोई भी हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोल देते हैं तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ये मतलब नहीं होता है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो जिसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है। अब लेकिन जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जैसे कि ये है AXBY, तो मतलब ये डिसॉल्व ही कम हो रहा है बहुत। अब AXBY सॉलिड्स का बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है, बहुत थोड़ा सा पार्ट एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब कि बहुत थोड़ा सा पार्ट पानी में डिसॉल्व हो गया। अब ये जो बहुत थोड़ा सा पार्ट पानी में डिसॉल्व हुआ है, जैसे हम किसी भी सॉल्ट के लिए ये बोल देते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। सपोज हमने ऐसे बोल दिया किसी भी सॉल्ट के लिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो हम निकालते कैसे हैं उसको, उसके आयनों से ही तो निकालते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे AXBY एक्वस जो था, AXBY एक्वस, इसने क्या किया, X मोल ऑफ A वैलेंसी Y प्लस, सपोज प्लस मान लिया, प्लस Y मोल्स ऑफ B वैलेंसी हमने ले ली क्या, X माइनस। ठीक है, तो ये आयनों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब जितना पानी में AXBY का जितना पार्ट पानी में डिसॉल्व हुआ वो उतना का उतना पार्ट पूरा पानी में अपने आयनों में टूट गया। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। सपोज फॉर एग्जांपल AgCl है, तो AgCl क्या है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। ये बात ठीक है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन अगर हम AgCl को ये कहेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये गलत होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि अपनी सॉल्युबिलिटी की वजह से। क्योंकि AgCl सॉलिड जो है बहुत कम पार्ट AgCl सॉलिड का डिसॉल्व हुआ है पानी में, और जो पार्ट पानी में डिसॉल्व हुआ है वही आयनाइज होगा। जो पार्ट पानी में डिसॉल्व ही नहीं हुआ है उसका तो मतलब ये हुआ कि एक तरह से कि वो पानी में है ही नहीं। तो जितना पार्ट पानी में गया उतना पार्ट तो वो टूट गया ना। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन अगर हम उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ाते जाएं तो वो पूरा का पूरा आयनाइज होता रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे देखो AXBY है, अब हमने सपोज इसकी मान ली सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। तो जब इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो सॉल्यूशन के अंदर A क्या होगा, A हो जाएगा XS और B हो जाएगा YS। अगर हम इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट रखें K इज इक्वल टू क्या हुआ,
ए की पावर एक्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, अब इसको k इंटू ए एक्स बी वाई, ये जो सॉलिड है, सॉलिड पार्ट है, k इंटू ए एक्स बी वाई सॉलिड इज इक्वल टू द पावर x एंड बी एक्स माइनस टू द पावर y। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहां पर क्या हो गया कि सपोज हमने इसकी ए टू द एक की जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एस। तो देखो एक्स एस की पावर एक्स इंटू वाई एस पावर वाई। अब इसके बाद देखो हमने ये लिखा के इंटू ए एक्स बी वाई सॉलिड, इसकी जगह पे हमने क्या कर लिया, के एस पी कर लिया, मतलब के इंटू सॉलिड मतलब आइन जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इंटू सॉलिड कांस्टेंट इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट ले लिया हमने, उसको हमने क्या बोलने लगे, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के एस पी। इट इज इक्वल टू एक्स एस की पावर एक्स इंटू वाई बी की पावर की पावर y। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, के एस पी इज इक्वल टू क्या हुआ, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू s टू द पावर x प्लस वाई। अब यहां पर अगर हम क्या करें कि अब हम यहां पर ले लें कोई बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर कोई बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट अगर है, जैसे बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि AgCl है। अब जब हमने लिया था AxBy, अब AxBy की जगह पर अगर हम AgCl ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, और AgCl सॉलिड जा रहा है सोल्यूशन में, दैट इज Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना। तो x की वैल्यू क्योंकि यहां पर 1 है, तो यानी कि अगर AgCl की सॉल्बिलिटी s मोल पर लीटर है तो Ag आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी हो जाएगी, s, और Cl आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी हो जाएगी, s। ठीक है, या हम इस ये जो हम फार्मूला इस तरीके से लाए हैं, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू s की पावर x प्लस वाई। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये आराम से क्या आ जाएगा, के एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टू द पावर 1 इंटू 1 टू द पावर 1 और s की पावर x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के एस पी। मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे चेक कर रहे हो कि सम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सपोज हमने सॉल्वेंट यहां पर क्या ले रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, वाटर ले रखा है। सॉल्वेंट हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में जब पढ़ रहे होते हैं तो इन जनरल हम सॉल्वेंट को क्या लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम को हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और वाटर में अगर कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है तो उसको हम ऐड कर रहे हैं, और जब एट ए गिवन टेम्परेचर या एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद अब ये पानी में पर्टिकुलरली डिसॉल्व नहीं होगा, तो
तो जितनी भी कंसंट्रेशन उसकी उस समय पर सॉल्यूशन में थी वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को हम डिराइव करते हैं उसके आयनिक प्रोडक्ट से। ठीक है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आयनिक प्रोडक्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम उसकी सॉल्युबिलिटी डिराइव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP का फॉर्मूला आएगा S², यानी कि S इज इक्वल टू आ जाएगा √KSP। अब अगर यहां पर सपोज अगर हमने यहां पर ले लिया Ag2CrO4, अगर हम यहां पर Ag2CrO4 ले रहे हैं तो अब Ag2CrO4 सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में देगा 2Ag प्लस एक्वस प्लस CrO4 माइनस माइनस एक्वस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी, अब ये इक्विलिब्रियम ये कह रहा है कि Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी अगर सॉल्यूशन में S मोल पर लीटर है, S मोल पर लीटर है, तो यहां पर Ag आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2S और CrO4 माइनस माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी S। तो यहां पर KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा Ag आयन की कंसंट्रेशन मतलब 2S का स्क्वायर इंटू S। तो ये हो जाएगा KSP इज इक्वल टू 4S³, या डायरेक्ट अगर हम इसको फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला है क्या कि x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। तो यहां पर देखो x की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया, 4 और 1 टू द पावर 1 तो 1 ही रहा, s इंटू एक्स प्लस वाई 2 प्लस 1 ये आ गया 4S³। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो यहां पर जो जनरल मिस्टेक करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो अगर उसमें इस तरीके से लिखा है, देखो हमने क्या किया Ag2CrO4 2S और S, KSP इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S कर दिया। अब देखो बच्चों क्या है यहां पर जनरल मिस्टेक क्या होती है कि अगर हमने ये कहा कि Ag2CrO4 का KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो KSP का एक्सप्रेशन करने में क्या करते हैं, कई बार ऐसे लिखा होता है Ag प्लस की पावर 2 इंटू CrO4 माइनस माइनस। एक एक्सप्रेशन ये दे दिया और दूसरा एक्सप्रेशन क्या दे दिया KSP इज इक्वल टू 2Ag प्लस की पावर 2 इंटू CrO4 माइनस माइनस। तो ये गलत है, ये सही है ना, क्या, क्योंकि Ag2CrO4 जब डिसोसिएट हो रहा है तो 2 Ag आयन दे रहा है और CrO4 माइनस माइनस दे रहा है। Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी अगर S मोल पर लीटर है तो सॉल्यूशन के अंदर Ag आयन की कंसंट्रेशन 2S हो गई है, Ag आयन की कंसंट्रेशन 2S है। ये नहीं बोलेंगे कि 2Ag आयन की कंसंट्रेशन 2S है। तो एक तो ये होता है कि अगर इस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। ये ज्यादातर देखो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे CaF2 है तो CaF2 गिव्स क्या दे रहा है Ca प्लस 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 2F माइनस। तो यहां पर KSP की वैल्यू क्या है, KSP की वैल्यू होगी Ca प्लस प्लस सेचुरेटेड सोल्यूशन में Ca प्लस प्लस की कंसंट्रेशन इंटू फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब Ca की कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन के अंदर S मोल पर लीटर और फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन के अंदर 2S। फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है 2S, यानी कि अगर CaF2 की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो Ca प्लस प्लस दे रहा है S और फ्लोराइड कितना दे रहा है, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन हो रही है 2S, तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 2S है। तो यहां पर ऐसे लिख देना कि KSP इज इक्वल टू Ca प्लस प्लस और ऐसे लिख दिया 2F माइनस या 2F माइनस का स्क्वायर, तो ये गलत है। ऐसे है फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 2S है फिर उसका स्क्वायर, तो KSP का फार्मूला इसके लिए भी क्या बन जाएगा 4S³। अब जैसे देखो मान लो
Ca3PO4 होल ट्वाइस है, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस अगर है तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो KSP इज इक्वल टू क्या हुआ, फॉर्मूला लगाया हमने वही KSP वाला फॉर्मूला क्या है, ये x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू s की पावर x प्लस वाई। तो यहां पर x की वैल्यू 3 है, तो 3 टू द पावर कितना हो गया, 3 टू द पावर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 का मतलब कितना हो गया 5। तो यहां पर कितना आया 9 इंटू 4, 27 इंटू 4, तो ये करीब इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 108 s टू द पावर 5। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस के KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा 108 इंटू s टू द पावर 5। ठीक है, अगर टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि Ag2CrO4 है, उसकी जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4s3, या जो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है उसके भी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर देन s इज इक्वल टू रूट KSP। अब देखो, जैसे मान लो, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि KSP ऑफ AgCl इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर, solubility of AgCl in 0.1 m silver nitrate and solubility of AgCl in 0.01 m NaCl। अब देखो AgCl क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर का मतलब क्या हुआ कि जब AgCl को वाटर में डिसॉल्व किया, सिंपली तो AgCl क्या होता है, लेस सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा सा पानी में गया, ये S है, ये S है, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो गया S स्क्वायर। और KSP अगर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 गिवन है इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 10 टू द पावर माइनस 5। प्योर वाटर में तो सॉल्युबिलिटी इसकी हो गई 10 टू द पावर माइनस 5। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा। सिल्वर का एक सॉल्ट यही है, एक जो गिने चुने सॉल्ट्स हैं सिल्वर के, उनमें से एक सॉल्ट ये है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि पानी में अच्छे से सॉल्युबल है। पानी में अच्छे से सॉल्युबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन अगर होगा तो सिल्वर नाइट्रेट का 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट, 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जब जाएगा तो क्या दे देगा 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट जो है, क्योंकि ये खूब अच्छे से सॉल्युबल है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, जाएगा और टूट जाएगा Ag आयन में और नाइट्रेट आयन में। और 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि बहुत अच्छे से सॉल्युबल है पानी में, और ये क्या है सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो क्या वही तो बात कर रहा था मैं, जो शुरुआत में मैं बोला कि जैसे AgCl है, ये भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट अगर है तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी सॉल्ट क्या होते हैं, मोस्टली सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स को छोड़ करके। ठीक है, तो AgCl भी वैसे तो मतलब अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, लेकिन क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, या सिल्वर का कोई भी, जैसे कि सिल्वर क्रोमेट था, ये पानी में सॉल्युबल नहीं था। अब जितना भी पार्ट Ag2CrO4 का पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब जितना भी पार्ट Ag2CrO4 का, जैसे हमने एक्सप्रेशन जब बताया था, जब सबसे पहले जो एक्सप्रेशन बताया था उसमें क्या क्या किया, AxBy सॉलिड गिव्स AxBy एक्वस, फिर AxBy एक्वस गिव्स दिस एंड दिस। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो AxBy एक्वस कैंसिल हो गया। तो क्या है यहां पर, AxBy सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद x मोल्स ऑफ A एक्वस एंड y मोल्स ऑफ B एक्वस, उनके साथ इक्विलिब्रियम में। तो मतलब क्या हुआ कि जितना भी पार्ट AgCl का पानी में डिसॉल्व हुआ था वो पूरा अपने आयनों में टूट गया। जितना भी पार्ट, जैसे ठीक है ना, AgCl सॉलिड,
AgCl सॉलिड का मतलब ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही है, थोड़ा सा पार्ट, मतलब अगर हमने 1,00,000 मॉलिक्यूल लिए, ऐसे एग्जांपल सोचो कि 1,00,000 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से एक AgCl टूट गया होगा, एक AgCl टूट नहीं गया, एक AgCl जो है ये पानी में डिजॉल्व हो गया। 1,00,000 मॉलिक्यूल में से अगर एक AgCl पानी में डिजॉल्व हो गया तो वो AgCl पानी में जो डिजॉल्व हुआ है वो अपने आयनों में टूट गया। तो इसका मतलब जितना पानी में गया उतना तो वो पूरा आयनों में टूट ही गया ना, तो हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। हाँ, कॉमन आयन का इफेक्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पर पड़ता है, और कॉमन आयन का इफेक्ट वैसे ही पड़ता है जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कॉमन आयन का इफेक्ट पड़ता है। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सप्रेस हो जाता है, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन इन द सेम मैनर solubility of sparingly soluble salt is suppressed in presence of common ion। मतलब अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो दूसरा जो पार्ट है इसका, जैसे प्योर वाटर था, जो प्योर वाटर में तो AgCl को पानी में डाला, अब कोई कॉमन आयन तो है नहीं प्योर वाटर में, जो है वो Ag आयन गया है अलग से और Cl माइनस अलग से गया है पानी के अंदर, तो वहां पर तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर 1 × 10⁻⁻10 है तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻5। अब अगर 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में AgCl डाल रहे हो तो ऑलरेडी Ag आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर 0.1 m है, ऑलरेडी Ag आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर 0.1 m है। अब जनरली मैं अभी क्लास की स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये जो भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे, वो मोस्टली क्या होता है, मतलब सभी ऐसे होते हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स पे ही पूछे जाते हैं। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। अब मान लो जैसे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू AgCl की दी हुई है 1 × 10⁻⁻10, तो हमको रफली पता है कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl 10⁻⁻10 है तो उसके अंदर Ag आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁵ के आसपास, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁵। अब 10⁻⁵ 10⁻⁻1 के सामने, 10⁻⁵ 10⁻⁻1 के सामने तो बहुत छोटी वैल्यू है। 10⁻⁵ जो है 10⁻⁻1 के सामने बहुत छोटा है, मतलब 0.1 के सामने 0.00001 बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये तो अगर मान लो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं भी होता तो भी हम इस वैल्यू को क्या कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। मतलब अगर AgCl सोल्यूशन में आया तो यहां पर AgCl जो होगा, AgCl सॉलिड जब Ag आयन एक्वस होगा और Cl माइनस दे रहा होगा तो ये S है, ये S है। अब AgNO3 में ऑलरेडी 0.1 m Ag आयन था, 0.1 m AgNO3 में ऑलरेडी पहले से ही एक्वा सोल्यूशन में 0.1 m Ag आयन था। तो जब 0.1 m Ag आयन था तो एक्चुअल में क्या हो गया, S + 0.1 और ये S। और KSP जो होता है, KSP तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, KSP की वैल्यू तो 10⁻⁻10 थी तो 10⁻⁻10 ही रहेगी। 10⁻⁻10 इज इक्वल टू क्या हुआ, S + 0.1 इंटू S। मान लो इसकी नई सॉल्युबिलिटी हमने S मोल पर लीटर मान ली, या हम X मोल पर लीटर मान लें, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी S थी तो हम मान लो इसको हम S मोल पर लीटर मान लेते हैं। ये हम ले लेते हैं X मोल पर लीटर, ले ली X ले लिया, नई सॉल्युबिलिटी X हो गई। और ये बात सही है क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी और कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम आ रही। मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन की प्रेजेंस में और सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो तो चेंज होगी नहीं, अगर उसका टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे करोगे तभी KSP की वैल्यू चेंज हो रही है, अदरवाइज KSP की वैल्यू तो उतनी ही है। तो KSP की वैल्यू तो 10⁻⁻10 ही रहेगी, और बाहर से 0.1 m AgNO3 आ गया, यानी कि Ag आयन की कंसंट्रेशन 0.1 हो गई,
तो x की वैल्यू तो 0.1 के सामने बहुत छोटी है, और वैसे भी कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में ये x की वैल्यू जो 10⁻⁻5 ही, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं भी करते तो भी तो x की वैल्यू छोड़ सकते थे, लेकिन इसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन आयन इफेक्ट अगर हो गया है तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 10⁻⁻5 से भी कम हो जानी है, तो उसको तो हम 0.1 के सामने इग्नोर कर देंगे। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये इस x को 0.1 के सामने छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू x। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस वाले x को तो 0.1 के सामने छोड़ दे रहे हो, लेकिन इस वाले x को तो नहीं छोड़ रहे हो। अरे तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो बहुत छोटी वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू के सामने इग्नोर कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड करने में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁹। मतलब क्या कि प्योर वाटर में वैल्यू कितनी थी, प्योर वाटर में AgCl की वैल्यू थी AgCl की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁵ आ रही थी, और 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में वही सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 10⁻⁹। और पहले कितनी थी, प्योर वाटर में कितनी थी, 10⁻⁵ थी, अब कितनी हो गई 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में 10⁻⁹। तो मतलब कितने टाइम कम हो गई, ठीक है ना, 10,000 टाइम्स क्या कम हो गई सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन की प्रेजेंस में। अब इसी में नेक्स्ट, अब देखो यहां पर 0.01 m NaCl है, तो अब AgCl में Ag आयन था और Cl माइनस था, तो सिल्वर नाइट्रेट में कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो गया था, Ag आयन। सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड कर रहे थे तो AgCl का कॉमन आयन क्या था, Ag आयन, और जब हम NaCl की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो AgCl का जो कॉमन आयन है वो कौन क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। अब NaCl का जो Cl, तो NaCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, खूब ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, जितना NaCl आपने पानी में डाला वो पूरा का पूरा अपने आयनों में ब्रेक हो गया, और क्या हो गया, NaCl जो था वो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में ब्रेक हो गया। अब अगर ये 0.01 m NaCl था तो 0.01 m NaCl ने Cl माइनस कितना दिया, 0.01 m, और Na प्लस भी कितना देगा, ये 0.01 m। तो 10⁻⁻2 भी, अगर प्योर वाटर में AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आई थी, 10⁻⁵ आई थी। प्योर वाटर में AgCl की सॉल्युबिलिटी थी 10⁻⁵। अब 10⁻⁵ के सामने भी 10⁻⁻2 के सामने 10⁻⁻5, 10⁻⁻2 के सामने 10⁻⁻5 कम है, काफी कम है। और हमको ये पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट भी होना है। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब जो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵ थी बगैर कॉमन आयन के, अब ये इससे भी कम हो जाएगी। मतलब 10⁻⁻, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हम बता ही सकते हैं ना बगैर न्यूमेरिकल लगाए। ऐसे समझ लो कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो हम एक्सपेक्टेड तो सॉल्युबिलिटी हम ये बता ही सकते हैं कि जो प्योर वाटर में 10⁻⁻5 थी अब उससे भी कम है। जैसे कि हमने 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट में किया तो कितना आया, 10⁻⁹ आया। अब 0.01 m NaCl में करेंगे तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर भी कैसे करेंगे, यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, KSP इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने नई सॉल्युबिलिटी Y मान ली, तो Y Ag ने क्या दिया, Y Ag आयन दिया, और क्लोराइड आयन भी Y दिया, तो यहां पर हो गया Y इंटू Y प्लस 0.01, Y इंटू Y प्लस 0.01। तो इस वाले Y को जो हम Y है इसको 0.01 के सामने छोड़ दे रहे हैं, और यहां पर KSP इज इक्वल टू आया 10⁻⁻10 इज इक्वल टू Y इंटू 10⁻⁻2। तो अब Y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻⁸। मतलब अब AgCl की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में अगर KSP की वैल्यू 10⁻⁻10 है तो AgCl क्योंकि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो KSP इज इक्वल टू S²। तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵ थी, 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी हो गई 10⁻⁹, और
0.01 m NaCl में सॉल्युबिलिटी हो गई 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ठीक है, अब जनरली यहां पर एक चीज और देखो, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, जैसे यहां पर हमने KSP 1 × 10⁻10 बोल दिया, उसके बाद यूनिट नहीं लिखी, यूनिट होती है, यूनिट क्या होगी 1 × 10⁻10 m स्क्वायर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जनरली क्या होता है कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम जब निकाल रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे कि KSP था, तो यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कंसंट्रेशन होती हैं वो मोल पर लीटर में होती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी, बच्चों ध्यान देना कि अगर ग्राम पर लीटर में लिखी है तो वहां पर ग्राम पर लीटर की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड करके उसकी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में ला करके फिर आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये देखो, KSP ऑफ AgBr क्या है 4 × 10⁻13। ठीक है, अब देखो क्या है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, अब देखो AgBr है, AgBr भी क्या है बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। अब KSP ऑफ AgBr है 4 × 10⁻13 और Ag आयन इन ए सोल्यूशन इज 1 × 10⁻6। किसी भी सोल्यूशन में Ag आयन, अब मान लो क्या है कि जैसे हमने लास्ट सवाल में क्या था, AgCl को लिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया और सॉल्युबिलिटी पूछ ली, यानी कि पहले से Ag आयन उसमें नहीं थे। अब वहां पे ये कह रहा है कि अगर KSP ऑफ AgBr 4 × 10⁻13 है और उस सॉल्यूशन के अंदर Ag आयन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी 1 × 10⁻6 है, 1 × 10⁻6 मोल पर लीटर है। What is the bromide ion concentration in that solution at a given temperature? ठीक है, तो KSP ऑफ AgBr कितना है 4 × 10⁻13। तो यहां पर भी KSP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, AgBr भी है ना, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर Ag आयन एक्वस होगा प्लस Br माइनस एक्वस होगा, तो यहां पर भी S होगा, ये भी सिंपली KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हमको पहले से Ag आयन की कंसंट्रेशन ना पता होती, कहा जाता है कि KSP इज इक्वल टू इतना, तो KSP तो इसकी सॉल्युबिलिटी बता दो, तो KSP हम क्या करते हैं 4 × 10⁻13 इज इक्वल टू S स्क्वायर और फिर वहां से हम S कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लेकिन यहां पे कह रहा है कि ऑलरेडी KSP इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Ag आयन एक्वस इंटू Br माइनस एक्वस। तो अब Ag आयन एक्वस की कंसंट्रेशन पहले से दे रखी 1 × 10⁻6 है, तो KSP लिखा 4 × 10⁻13 इज इक्वल टू Ag आयन, क्योंकि ऑलरेडी 1 × 10⁻6 है सोल्यूशन में, तो Br माइनस कितना होना चाहिए। अब Br माइनस कितना होना चाहिए, क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन में, क्योंकि अगर Br माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर उतना पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना होना चाहिए उसके बाद रेस्ट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो Br माइनस कितना होना चाहिए सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ये होना चाहिए 4 × 10⁻13 अपॉन 1 × 10⁻6, इट वुड बी 4 × 10⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या है, द Ag आयन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2CrO4, Ag आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 1.5 × 10⁻4। तो देखो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि KSP इज इक्वल टू, अब देखो इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो KSP इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, टर्नरी का मतलब दो Ag आयन मिलेंगे और एक CrO4 माइनस माइनस मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला वैसे तो KSP इज इक्वल टू 4s³ होगा अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 माइनस माइनस। अब देखो Ag आयन
अगर इसको हम ऐसे करके लिखेंगे Ag2CrO4 तो यहां पर क्या मिलेगा 2Ag आयन प्लस CrO4 माइनस माइनस। अगर Ag2CrO4 की सॉल्बिलिटी S मोल पर लीटर है तो सोल्यूशन में Ag आयन, सोल्यूशन में 2 Ag आयन नहीं बोलो, सोल्यूशन में Ag आयन कितने हो गए 2S और CrO4 माइनस माइनस कितना हो गया S। अब Ag आयन की कंसंट्रेशन दी हुई 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसका मतलब है किसकी दी हुई है कंसंट्रेशन, मतलब Ag आयन दिया हुआ है कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब क्या गिवन है 2S गिवन है, 2S इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो KSP कितना है, हाँ ठीक है, Ag आयन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 m। तो डिटरमाइन KSP ऑफ Ag2CrO4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड ले लिया। तो यहां पर देखो 2S इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आया, तो S इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, क्योंकि यहां पर KSP इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा Ag आयन कितना है 2S है और CrO4 माइनस माइनस कितना है S है, तो यहां पर S इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2S की वैल्यू रख दो, ठीक है, का स्क्वायर इंटू S की वैल्यू रख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 इंटू, इसको ऐसे ही कर लो, का स्क्वायर और इंटू S कितना है, तो KSP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अराउंड आ जाएगा KSP की वैल्यू 1.688 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो Ag2CrO4 के KSP की वैल्यू कितनी हो गई 1.688 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो देखो मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन क्या था, KSP ऑफ AgCl, ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बोला, प्योर वाटर में कितनी होगी सॉल्युबिलिटी इसकी 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट में कितनी होगी और 0.01 m सिल्वर NaCl में कितनी होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें एक ऐसा था AgBr, ये भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज उसमें Ag आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 KSP है और Ag आयन कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितनी होगी वो बताया, ये भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट था। अब Ag2CrO4 उसके बाद था, तो ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर Ag आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी 2S, उसकी वैल्यू गिवन थी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 m, तो उससे हमको KSP निकालना था, तो 2S की वैल्यू गिवन है तो 2S का आधा कर दिया हमने, तो S आ गया, फिर उसके बाद हमने KSP की वैल्यू निकाल ली, तो Ag2CrO4 के KSP की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हाँ अब ये देखो, अब यहां पर ये क्वेश्चन है कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS एंड AgBr इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब देखो अगर दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको वाटर में डाल दिया, सपोज AgBr भी ऐड कर दिया, जैसे यहां पर AgBr लिया और दूसरा ले लिया हमने AgCNS ले लिया सपोज, अगर क्या होता है अगर दोनों की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं, जैसे देखो एक की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 और एक की है 5 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और ये जो दिया है ये 5 इंटू मतलब KSP ऑफ AgBr जो है
ये 5 इंटू 10⁻⁻13 गिवन है, और केएसपी ऑफ AgCNS जो गिवन है वो 1 इंटू 10⁻12 गिवन है। तो देखो दोनों के केएसपी की वैल्यू बहुत क्लोज है, तो दोनों के केएसपी की वैल्यू बहुत क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अलग अलग AgBr की सॉल्बिलिटी हम अलग से निकालते और AgCNS की सॉल्बिलिटी हम अलग से निकालते, तो दोनों की सॉल्बिलिटी सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट सेम है। उस केस में जब हम ऐड करेंगे AgCNS और AgBr दोनों को सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो देखो क्या होता है कि अगर कॉमन आयन, एक कॉमन आयन बहुत ज्यादा है और दूसरा कॉमन आयन हमको पता है बहुत कम है, तो जो बहुत ज्यादा कॉमन आयन है उसके सामने जो बहुत कम कॉमन आयन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू मोर और लेस ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 के सामने 100 के सामने हम 0.01 को, 100 के सामने 0.01 को या 0.1 को या 0.001 को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम 100 के सामने 10 को इग्नोर नहीं कर सकते, 100 के सामने 20 को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब सपोज 100 प्लस 0.1 कितना हो गया सर? 100.1 हो गया। अब मान लो 100 प्लस दूसरा है 0.01, तो अगर मान लो कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह ना भी हो, सीधे सीधे ऐड कर दो, तो 100 में हमने 0.001 ऐड कर दिए, तो 100.001 का मतलब क्या है? मोर और लेस 100 ही है, 100 ही है। अब लेकिन 100 के सामने तुम कह दो कि 20 को छोड़ दो, या 100 के सामने 10 को छोड़ दो, या 100 के सामने 50 को छोड़ दो, तो ये नहीं होगा। तो अगर AgBr और AgCNS के KSP की वैल्यू देख करके लग रहा है कि ये तो बहुत क्लोज है, KSP की वैल्यू बहुत ही क्लोज है, मोर और लेस बराबर है, एक 5 इंटू 10⁻13 है, तो एक 1 इंटू 10⁻12 है, तो इसमें बहुत फर्क दोनों में नहीं है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉमन आयन यहां पर क्या होंगे? ऐड होंगे, ठीक है ना। अब मान लो जैसे हम ये क्वेश्चन नहीं करते थे, मतलब पीएच के सवाल लगाते थे, तो हम उसको कहते थे कि 10⁻8 MHCl की पीएच बताओ। तो 10⁻8 MHCl की जब पीएच निकालते थे, तो 10⁻8 मतलब HCl का जो H आयन है वो 10⁻8 है, और पानी का H आयन अगर प्योर वाटर रहता गिवन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H आयन कितना होता है? 10⁻7। तो 10⁻8 से 10⁻7 बहुत ज्यादा नहीं है, 10⁻- छोटा है और 10⁻7 बड़ा है। बच्चे इसमें भी ब्लंडर कर जाते हैं, ये ब्लंडर है, धोखे से हो जाता है, सिली मिस्टेक है ना। तो 10⁻8 और 10⁻7 में 10⁻8 छोटा है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। अगर एक 100 है तो एक 10 है, तो वहां पर 10⁻8 और 10⁻7 ऐड किए जाते थे। तो ऐसे ही यहां पर जब KSP AgBr 5 इंटू 10⁻13 है और एक का KSP कितना है? 1 इंटू 10⁻12, तो नेचुरली जब हम दोनों की सॉल्बिलिटी निकालेंगे, तो दोनों के आयनों की सॉल्बिलिटी निकालेंगे, तो दोनों तो बहुत ही कंसंट्रेशन उनकी क्या होगी? क्लोज होगी। तो हम जैसे सपोज हम यहां पर ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि AgCNS है, अब AgCNS की सॉल्बिलिटी को हमने सपोज एज्यूम कर लिया A मोल पर लीटर है। AgCNS की सॉल्बिलिटी कितनी है? A मोल पर लीटर। तो AgCNS की सॉल्बिलिटी अगर A मोल पर लीटर है, तो Ag आयन कितने होंगे? A, और CNS कितने होंगे? A, ठीक है। और AgBr की सॉल्बिलिटी कितनी है? सपोज B मोल पर लीटर है, तो सॉल्यूशन के अंदर साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी मतलब दोनों को जब एक ही साथ डाल दिया पानी में, तो सॉल्यूशन के अंदर Ag आयन कितने हो जाएंगे? A प्लस B, क्योंकि AgBr कितना दे रहा है? AgBr की सॉल्बिलिटी कितनी है? B मोल पर लीटर एज्यूम कर ली, और AgCNS की सॉल्बिलिटी हमने A मोल पर लीटर ली, तो यहां पर हो जाएगा Ag आयन प्लस Br माइनस, Ag आयन यहां पर कितने हो गए? A प्लस बी, और Br माइनस कितना हो गया? B, ठीक है। तो यहां पर AgCNS का KSP कितना होता है? AgCNS का KSP यहां पे लिखा AgCNS का KSP इज इक्वल टू है 1 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू Ag आयन कितना है उसमें? A,
AgCNS का A है और AgBr का क्या होगा, B होगा, क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है ना। AgCNS के साथ साथ AgBr मिला दिया तो AgCNS ने A मोल ऑफ Ag आयन दिए और AgBr ने B मोल ऑफ Ag आयन दिए, और A और B में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक थोड़ा सा कम है, एक थोड़ा सा ज्यादा है। एक अगर बहुत कम होता तो हम एक को इग्नोर कर देते। तो यहां पर हमने KSP इज इक्वल टू क्या लिखा, A प्लस B इंटू A, ये AgCNS का हो गया, और AgBr का जो KSP था, AgBr का KSP कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू है A प्लस B इंटू B इज, ये हो गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो 1 में 2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A अपॉन A प्लस B इंटू B। तो 10 टू पावर माइनस 13 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 13 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू A अपॉन B। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा 2B। अब देखो बच्चों, A इज इक्वल टू क्या आ गया, 2B आ गया। तो हम कोई भी इक्वेशन पकड़ लें, A इज इक्वल टू 2B का मतलब, सपोज हमने ये वाली इक्वेशन पकड़ ली, कौन सी, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, चलो 1 इंटू 10 टू माइनस 12 ले लो, ये किसकी है, AgCNS की है। तो AgCNS की क्या है, A प्लस B इंटू A है, इज इक्वल टू कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो A इज इक्वल टू क्या है, 2B है, तो 2B प्लस B, ठीक है, तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 6B स्क्वायर। तो यहां पर हम 6B स्क्वायर में B इज इक्वल टू निकाल लिया हमने, ये आ जाएगा B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो B अराउंड जो है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू आ जाएगा, P करीब अराउंड आ जाएगा 4 के अराउंड आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट आए 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के आसपास आ जाएगा, और A इज इक्वल टू 2B है, तो A की वैल्यू जो होगी अराउंड 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के आसपास आ जाएगी। राउंड ऑफ कर दिया हमने इसको। तो साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी हम कैसे करेंगे, जब हमने दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स ऐसे लिए जिनके KSP की वैल्यू मोर और लेस सेम है, तो हम जो कॉमन आयन जैसे AgBr था और दूसरा था AgCNS, इसमें कॉमन आयन क्या था, Ag आयन था, तो हम एक दूसरे के कॉमन आयन के सामने एक को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने जैसे AgCNS को किया था, इसकी सॉल्बिलिटी A मोल पर लीटर ले ली और AgBr की सॉल्बिलिटी B मोल पर लीटर ले ली, तो AgCNS कितना हो गया, AgCNS ने Ag आयन दिया A और CNS दिया A, और AgBr ने दिया Ag आयन B, तो टोटल Ag आयन, इसके भी इक्विलिब्रियम में टोटल Ag आयन कितने हो गए, A प्लस B, और इसके भी इक्विलिब्रियम में टोटल Ag आयन कितने हो गए, A प्लस B। तो KSP AgCNS का KSP 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A, और KSP ऑफ ये AgBr 5 इंटू 10 टू माइनस 13 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू B। तो इससे हमने रिलेशन निकाल लिया, A इज इक्वल टू 2B आया, फिर हमने B की वैल्यू निकाल ली और A इज इक्वल टू 2B कर दिया, तो हमको A की सॉल्बिलिटी पता चल गई और B की, यानी कि AgCNS की भी आ गई और AgBr की आ गई,
कैसी सॉल्युबिलिटी? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब एक दूसरे की प्रेजेंस में क्या होगी सॉल्युबिलिटी। अब देखो, अब एक तरह का क्वेश्चन ये है कि अब मान लो एक सोल्यूशन है, तो लास्ट क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो अब ये देखो, अ सोल्यूशन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ Ag+ कितना है 0.10 m और मर्क्यूरस आयन भी कितना है 0.10 m। एक सोल्यूशन में सिल्वर आयन भी प्रेजेंट है और मर्क्यूरस आयन भी प्रेजेंट है, और इनको विच आर टू बी सेपरेटेड बाय सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन एट विच वन ऑफ देम गेट्स प्रेसिपिटेटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, व्हाट परसेंट ऑफ दैट मेटल आयन इज प्रेसिपिटेटेड। अब देखो एक बात और समझ लो, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के कि मतलब 4 लोगों के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, ABCD की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। उसमें क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया कि कौन सा सॉल्ट लेस सॉल्युबल है। अब जब ये पूछा गया कि कौन सा सॉल्ट लेस सॉल्युबल है, तो हमने क्या किया, चारों KSP देखे और जिनके KSP की वैल्यू बहुत कम थी उसी को कह दिया लेस सॉल्युबल है। कई बार देखा कि गलत हो गया, मतलब अगर चारों के चारों सॉल्ट एक जैसे होते, एक जैसे का मतलब बाइनरी, सपोज फॉर एग्जांपल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होते। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो पानी में जाकर के 2 आयनों में टूटेगा, जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है। तो सबके KSP के एक्सप्रेशन अगर सेम है, KSP = S² सबका आ रहा है, KSP = 4s³ चारों का आ रहा है, तब तो ठीक है कि जिसके KSP की वैल्यू सबसे कम है वो लेस सॉल्युबल होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि KSP, जैसे यहां पर देखना, यहां पर इस तरह का होगा कि KSP ऑफ AgI दिया है 8.5 × 10⁻⁻17 एंड KSP ऑफ Hg2I2 दिया है 2.5 × 10⁻⁻26। अब देखने में KSP की वैल्यू ज्यादा कौन सी है, AgI के KSP की वैल्यू ज्यादा दिख रही है और Hg2I2 के KSP की वैल्यू कम दिख रही है। लेकिन AgI जो है ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है और Hg2I2 टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है। देख रहे हो इतना फर्क है, 10⁻⁻17 है एक और एक है 10⁻⁻26। इवन इफ AgI यहां पर लेस सॉल्युबल है, AgI यहां पर लेस सॉल्युबल है। कैसे, देखो एक मिनट भाई, KSP ऑफ AgI तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो KSP ऑफ AgI क्या होगा, KSP ऑफ AgI इज इक्वल टू है Ag+ × I-। अब KSP AgI के KSP की वैल्यू, AgI के KSP की वैल्यू कितनी गिवन है, 8.5 × 10⁻⁻17 और Ag आयन, सोल्यूशन में Ag आयन कितना है 0.10, सोल्यूशन में Ag आयन है 0.10 m और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन हमको निकालनी है कि मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो क्या होता है कि KSP की वैल्यू से ज्यादा जब आयनिक प्रोडक्ट होने लगेगा तो उतना पार्ट उसका फिर वो प्रेसिपिटेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन में इतने आयन बने रहेंगे, बाकी सब प्रेसिपिटेट होते रहेंगे। तो अब यहां पर आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो अब यहां पर देखो कितना हुआ, 8.5 × 10⁻⁻17 अपॉन 0.10 का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻1 इज इक्वल टू आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन। अब आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 8.5 × 10⁻16 आयोडाइड आयन जब होगा तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया का मतलब, जैसे कि ऐसा समझो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसी चीज है
कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जैसे क्रिकेट हो रहा है, आईपीएल का हो रहा है या टेस्ट मैच हो रहा है या वनडे हो रहा है, तो उसमें क्या है, बाउंड्री लाइन 70 मीटर पे है, 70 मीटर पर बाउंड्री लाइन है। तो अगर क्वेश्चन ही पूछे चौका कब तक नहीं होगा, तो 70 मीटर तक चौका नहीं होगा। और चौका कब हो जाएगा, मतलब 4 रन कब मिलेंगे, 70 मीटर पर से 4 रन मिल जाएंगे। तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो एक ऐसा बॉर्डर लाइन है कि प्रेसिपिटेशन कब तक नहीं होगा, 70 मीटर तक चौका 4 रन नहीं मिलेंगे। और 4 रन कब मिल जाएंगे, 70 मीटर के बाद 4 रन मिल जाएंगे। मतलब प्रेसिपिटेशन कब तक नहीं होगा। तुम KSP इज इक्वल टू क्या है, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन, मतलब कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि सॉल्यूशन से Ag आयन कब तक प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब AgI कब तक प्रेसिपिटेट नहीं होगा, अगर Ag आयन की कंसंट्रेशन 0.1 m सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, तो कहोगे कि सर तब तक नहीं होगा जब तक कि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन जब तक कि 8.5 इंटू 10⁻16 नहीं हो जाएगी ना, जब तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और प्रेसिपिटेशन कब से स्टार्ट होगा, तब भी तुम बताओगे कि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन जब 8.5 इंटू 10⁻16 हो जाएगी, जब आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन, तब प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। कब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, 8.5 इंटू 10⁻16 तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, 8.5 इंटू 10⁻16 पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि Hg2I2, अब बेटा Hg2I2 जो है, Hg2I2 का जो KSP होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, Hg2 प्लस प्लस, मर्क्यूरस ऐसे एग्जिस्ट करता ना एक्वस सॉल्यूशन में, Hg2 प्लस प्लस इंटू I माइनस की पावर 2। तो KSP इसका कितना है, 2.5 इंटू 10⁻26 इज इक्वल टू Hg2 प्लस प्लस कितना है सोल्यूशन में, 0.1, और I माइनस सोल्यूशन में कितना है, सॉरी I माइनस तो सोल्यूशन का निकालना है ना हमें, I माइनस मतलब कि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। एक्वस सोल्यूशन में 0.1 m मर्क्यूरस आयोडाइड था। ठीक है, मतलब कि मर्क्यूरस देख रहे हो यहां, अच्छा हिंट के तौर पर, जैसे कि सर हमको कैसे पता चलेगा, तो यहां तो हिंट के तौर पे क्वेश्चन में गिवन ही है Hg2 प्लस प्लस, तो 0.10 है और AgN 0.10 है, दोनों को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना है। तो अब यहां पर कैसे करना सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट, आयोडाइड आयन डाल करके। तो हम देखते हैं कि मर्क्यूरस आयोडाइड कब प्रेसिपिटेट होगा। तो मर्क्यूरस आयोडाइड कब प्रेसिपिटेट होगा बच्चों, देखो 2.5 इंटू 10⁻26 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू आयोडाइड आयन का स्क्वायर। 0.1 का क्या मतलब हुआ, 0.1 का क्या मतलब हुआ, 10⁻⁻1, अब 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻25, ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻25 इज इक्वल टू I माइनस का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यहां पे लिख लिया 2.5 की जगह पे लिख लिया 25 लिख लिया, और यहां की पावर बढ़ा दी 10⁻⁻26 इज इक्वल टू I माइनस का स्क्वायर। तो I माइनस कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻13। अब देखो मर्क्यूरस आयोडाइड कब प्रेसिपिटेट होगा, जब आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻13 हो जाएगी। और AgI कब प्रेसिपिटेट होगा, जब आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन 8.5 इंटू 10⁻⁻16 होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, तो फिर पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, पहले होगा प्रेसिपिटेट AgI। पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, AgI पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन 8.5 इंटू 10⁻16 मतलब कम है, मतलब जब डालना है मर्क्यूरस आयन और सिल्वर आयन कंटेनिंग सोल्यूशन में, जब हम आयोडाइड आयन डालने लगे, तो जब आयोडाइड आयन की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻16 थी, तो
तो एकदम से उसी समय क्या हुआ, AgI का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, अब AgI प्रेसिपिटेट होने लगा। और 8.5 इंटू 10⁻16 से आयोडाइड बढ़ाते जा रहे हैं, AgI प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, आयोडाइड बढ़ाते जा रहे हैं, AgI प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। अब जब आयोडाइड बढ़ते 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 आयोडाइड जब 5 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, तब मर्क्यूरस आयोडाइड के बराबर हो जाएगा। अब यानी कि इसके बाद अब मर्क्यूरस आयन प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, तो ये तो तुरंत आ गया कि पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा भाई, आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgI इज 8.5 इंटू 10⁻16 था, और आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन टू प्रेसिपिटेट मर्क्यूरस आयोडाइड, उसके लिए जो कंसंट्रेशन आयोडाइड आयन की होनी चाहिए थी वो थी 5 इंटू 10⁻13। इट मीन्स AgI विल प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, AgI पहले प्रेसिपिटेट होगा। ठीक बात, मर्क्यूरस आयोडाइड बाद में प्रेसिपिटेट होगा। अब ठीक है भाई, AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है, होने दो, हो रहा है, होने दो, हो रहा है, होने दो। अब जब आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन उतनी हो गई कि जब सेकेंड मेटल कैटायन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम कि क्या किया, KSP जो है AgI का KSP, AgI के KSP कितना था, 8.5 इंटू 10⁻17 था, इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, Ag आयन। अब यहां पर ऐसे कर लो, Ag आयन लेफ्ट कर लो, चलो वैसे लेफ्ट करने, हम क्यों लेफ्ट करें, हम मान लो सीधे सीधे यहां पर आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन वो वाली लिख दें, आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन ने वो वाली लिख दी जो विच आयोडाइड आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट, वो आयोडाइड जो कि मर्क्यूरस आयोडाइड को के लिए जरूरत थी, वो वाले आयोडाइड आयन की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी। कितनी लिख दी, 5 इंटू 10⁻13। ये वो वाली वैल्यू है जिसमें कि सेकेंड मेटल कैटायन प्रेसिपिटेट होता। लेकिन हमने यूं ही चेक करने के लिए कि चलो जरा एक काम करते हैं कि KSP AgI का KSP हमने 8.5 इंटू 10⁻17 रखा, इज इक्वल टू Ag आयन इंटू ये आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन वो वाली रख दी जो कि ज्यादा सॉल्युबल था, जिसको कि बाद में प्रेसिपिटेट होना था। चलो रख देते हैं, फिर देखते हैं Ag आयन की वैल्यू क्या कुछ बच रही है क्या। देखा कि Ag आयन यार बच रहा है, और Ag आयन कितना बच रहा है ये बच रहा है 1.7, 17 पंचे 85 होता है, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻4 Ag आयन है अभी। इसका मतलब 0.1 में से आयोडाइड कितना था, 8.5 इंटू 10⁻16 पर AgI प्रेसिपिटेट होने लगा था ना, मतलब 0.1 से Ag आयन बाहर जाने लगा, जाता रहा, बाहर जाता रहा। और जब आयोडाइड आयन की वैल्यू 5 इंटू 10⁻13 हुई, तो जरा हम चेक करते हैं कि क्या Ag आयन कुछ बच रहा है, क्यों देख लें, क्योंकि उस समय फिर मर्क्यूरस आयोडाइड प्रेसिपिटेट होने लगेगा ना, खूब सारा प्रेजेंट है, वो ज्यादा प्रेसिपिटेट होने लगेगा, Ag जरा सा रह गया है, जरा देख लें कितना रह गया है। तो देखो अब ये इतना आया, वैल्यू की इतनी रह गई है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे कि 0.1 m था, 0.1 m में बचा लेफ्ट Ag आयन कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁻4, तो 100 में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर गया, वो 10⁻1 हो गया, तो ये हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, तो ये आया 0.17%। ये 0.17% ये वो Ag आयन है, 0.17% वो Ag आयन है जो बचा रह गया, लेफ्ट ये Ag आयन बच गया, जबकि जिस समय सेकेंड मेटल कैटायन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होना था। तो इसका मतलब कितना प्रेसिपिटेट हो चुका, 100 में 99.83% प्रेसिपिटेट हो गया। यही तो क्वेश्चन था। देखो, a solution contains a mixture of Ag plus 0.10 m and mercurous 0.10 m
इनको सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन एट विच वन ऑफ देम गेट्स प्रेसिपिटेटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो कब तक, मतलब 5, वो वाली आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन आपको बतानी है कि जिस समय पूरा प्रेसिपिटेशन हो चुका हो, तो वो वाली बताओ जिस समय सेकेंड मेटल कैटायन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये देखा कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले कौन प्रेसिपिटेट हुआ? पहले प्रेसिपिटेट हो रहा था AgI। ठीक है, कितने पे हुआ? 8.5 इंटू 10⁻⁻16 पर हुआ। बाद में कौन प्रेसिपिटेट होता? 5 इंटू 10⁻13 पर मर्क्यूरस प्रेसिपिटेट होने लगता। तो हम लोगों ने ये किया, क्या किया था कि ये वाला 5 इंटू 10⁻13 कंसंट्रेशन वो रखी जो कि जिससे कि सेकंड मेटल कैटायन प्रेसिपिटेट हो रहा था, और एजी आयन को एज्यूम कर लिया कि देखते हैं कितना बच रहा है एजी आयन। ये x है मान लो, तो एजी आयन का देखा कि कितना बच गया, 1.7 इंटू 10⁻4 एजी आयन बच गया। 0.1 में से 1.7 इंटू 10⁻4 बच गया। तो कितना प्रेसिपिटेट हो गया? 0.1 में बचा 1.7 इंटू 10⁻4, तो 100 में कितना बचा? 0.17। तो प्रेसिपिटेट कितना हो चुका था AgI पूरा? 99.83% AgI प्रेसिपिटेट हो चुका था जब जिस समय सेकेंड मेटल कैटायन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता। तो बच्चों आज मैंने सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताया। कुछ क्वेश्चंस मैंने नॉर्मल कराए सॉल्युबिलिटी निकालने वाले, फिर मैंने थोड़ा एक क्वेश्चन मैंने आपको साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का डिस्कस किया, फिर मैंने सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का डिस्कस किया। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।